नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चुनाव से पहले बीजेपी में, उत्तराखंड बीजेपी में धमाल मचा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हरक सिंह रावत बीच बैठक से उठकर चले गए। इसके बाद सीएम धामी को काफ़ी मान मनोवल करनी पड़ी। पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बड़ी परेशानी खड़ी हुई थी जब हरीश रावत की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था। यहाँ तक कि आला कमान तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। यानी पहले कांग्रेस की पोल खुली, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पोल खुल रही है, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं, कद्दावर नेता ही हैं, जो अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। चुनाव से पहले खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड बीजेपी में जैसे भगदड़ मची हो, हरक सिंह रावत बैठक छोड़कर निकल जाते हैं, फिर सीएम धामी उन्हें मनाते हैं, इस्तीफा देने की धमकी भी देते हैं। लेकिन अभी भी हरक सिंह रावत मान गए हैं या नाराजी हैं, समझना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तय है, हरक सिंह रावत सिर्फ अकेले नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी के अंदर बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि नाराजगी अपनी जगह है, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस्तीफा जैसी बात कोई नहीं है। तो क्या माना कि अब ऑल इज वेल है, बीजेपी में सब साथ है? पहले से ही ऑल इज वेल। अभी क्या नाम, हरक सिंह रावत जी से बात हुई आपकी? बात हुई, सवाल उठा रहे हैं आपका। मैंने कहा कि मैं सबके संपर्क में हूँ, सब मेरे संपर्क में है। हरक भाई ने फोन किया कि कहो मैंने कैबिनेट छोड़ के मैं जा रहा हूँ, और अब मैं खाना खा रहा था, इतनी बात करके उन्होंने फोन बंद कर दिया। और उसके बाद दिल्ली से फोन आ गया। जब ये आपके न्यूज चैनलों में चला तो मुझे कहा गया कि अभी जाके बात कराओ, संपर्क कराओ। फिर मैं घर से निकला और उनको ढूंढता हुआ सब जगह रात 12 बजे के करीब, 12:30 मुझे वो मिले, और उनसे दिल्ली हाईकमान से भी बात कराई गई। और धामी जी ने भी फिर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बीजेपी मचे घमासान को सीएम धामी नकार रहे हैं, जबकि विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल चुका है। भले ही हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, लेकिन पार्टी के नेता अब बीजेपी के पीछे पड़े हैं। के एक और सिटिंग मंत्री, काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने और उमेश शर्मा काऊ ने अपने विधायक पद से, और मंत्री महोदय ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये हाले बयां कर रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के हालात, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सरकार में मंत्री यशपाल आर्या जी और उनके सुपुत्र विधायक संजीव आर्या जी ने किस तरह से भाजपा का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि दोनों के समझ में आ गया था कि प्रदेश चलाने की, देश चलाने की कुव्वत केवल कांग्रेस पार्टी रखती है। अभी एक और नाटकीय अंदाज में कैबिनेट बैठक से बाहर निकले हरक सिंह रावत, और सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि भिखारी सी हालत बना दी थी इस सरकार ने मेरी। तो आप सोच सकते हैं, अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर की हालत भिखारी सी बना दी इस सरकार ने, तो आम जनता की क्या हालत की होगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे, तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको। चुनाव से पहले देवभूमि में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जैसे भगदड़ मची हो। पहले हरीश रावत की वजह से कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई, आला कमान तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, और अब हरक सिंह रावत के नाराज तेवर से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। हरक भले ही मान गए हों, लेकिन बीजेपी के अंदर उठे सियासी बवाल से सिर्फ नुकसान ही होना है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो हरक सिंह रावत नाराज हैं या नहीं हैं, क्या उनकी नाराज़गी खत्म हुई नहीं हुई? वैसे जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से नाराज़गी खत्म हो गई है, इसके बावजूद अभी भी हरक सिंह रावत सामने निकलकर
मीडिया के सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, कम से कम एक क्लैरिफिकेशन तो उनकी तरफ से बनता है। और चलिए इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए और भी जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं। दीप्ति रावत जी इस वक्त हैं राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा बीजेपी के। दीप्ति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के इस वक्त नेता हमारे साथ रविंद्र आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद गौरीशंकर जी। राजीव महर्षि जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त, प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस के। राजीव महर्षि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दीप्ति जी थोड़ी देर के बाद हो सकता है जुड़ेगी। सबसे पहले राजीव जी के पास आते हैं। राजीव जी, एक के बाद एक, पहले कांग्रेस की पोल खुली, हरीश रावत की तरफ से ट्वीट किया गया, इसके बाद देखिए आला कमान तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, आप लोगों को भी कहना पड़ा कि नहीं कांग्रेस में ऑल इज वेल है। तो कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है, जनता भी साफ दिख रही है। अब बीजेपी में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। चुनाव से पहले एक पर्टिकुलर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, बड़ा सिलेक्टिव सवाल भी हो सकता है आपके लिए, कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, चुनाव से पहले इस तरह की भगदड़ क्यों मच जाती है अचानक? और ये भगदड़ मचाने वाले ज्यादातर कद्दावर नेता ही होते हैं। और चलिए इस वक्त एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, दीप्ति जी जुड़ चुके हैं। दीप्ति जी, स्वागत है आपका। मैं राजीव महर्षि के पास थोड़ी देर के बाद आऊंगा, ऐसा लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीप्ति जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मुझे आ रही है आपकी आवाज। और रविंद्र आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर जी बिल्कुल आ रही है गौरीशंकर जी। राजीव महर्षि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं आ रही है। चलिए मैं राजीव महर्षि से थोड़ी देर के बाद जुड़ूंगा। दीप्ति जी, ये क्या हो रहा है? मतलब हरक सिंह रावत बैठक छोड़कर चले जाते हैं, सीएम धामी फिर मनाने के लिए जाते हैं, सब कुछ ऑल इज वेल आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लग रहा है कि ऑल इज वेल तो है नहीं, बहुत कुछ है जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें छुप नहीं रही है, एक्सपोज हो रही है। बताइए दीप्ति जी। देखिए, इसमें छुपाने और ना छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सबके सामने है किस प्रकार से कल कैबिनेट की बैठक रही, और पूरी बैठक में हरक सिंह रावत जी ने पूरी बैठक अटेंड करी, मंत्री जी ने। और उसके बाद जो भोजन था, जो उसके बाद रात्रि भोज था, वो उन्होंने भोजन नहीं किया और वो भोजन से पहले वहां से चले गए। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई बैठक के बीच में से उठ के चले गए या कुछ ऐसी बात हो, ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात, उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर थी, वहां पर कुछ कामों को लेकर थी, तो जिसकी वार्ता उनकी हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी से भी हो गई और बाकी लोगों से भी हो गई, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है, सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहा भी मुख्यमंत्री जी ने, उसको रख भी लिया उन चीजों को जो वहाँ की जरूरत थी, लगता है कि होना चाहिए क्षेत्र में वो विकास, उस कारण से उनको कुछ थोड़ा सा नाराजगी लग रही थी। लेकिन क्या दीप्ति ऐसा नहीं लग रहा है कि जब जरूरत थी बीजेपी को तो बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता आए कांग्रेस की तरफ से, जो वाकई में कहा भी जा रहा था कि 9 रत्न हैं वो कांग्रेस के, और उस 9 रत्न को बीजेपी में शामिल किया गया, बीजेपी में लोग आए, कई लोग निकल भी गए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरी पार्टी की जो कद्दावर नेता होते हैं, बड़े प्रोफाइल के नेता होते हैं, दूसरी पार्टी में उनको एडजस्ट करना, उनकी मांग को लेकर के संजीदा होना, उनकी एक के बाद एक डिमांड जो उठती है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्या बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या उत्तराखंड में? देखिए, जहां तक कि आप हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले मैं कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यहीं के कार्यकर्ता थे, यहीं के नेता थे। उसके बाद वो कांग्रेस में गए हैं और फिर वो घर वापस आए हैं। उनके लिए कोई नई बात तो ये है नहीं ना, उनके लिए यहाँ की रीति नीति समझना कोई नई बात है। वो पहले से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हर तरीके से, किस तरीके से संघ काम करता है, किस तरीके से पार्टी काम करती है, और यहाँ हम भी जानते हैं कि वो कैसा काम करते हैं, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। दीप्ति, एक बहुत ही यस नो में बस बोलिएगा इसको, चूंकि और भी 2 मेहमान हैं, बातचीत करेंगे, थोड़ा समय आज कम पड़ गया हम लोग के पास। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर एकजुटता है बीजेपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर? देखिए, उस नाम पर बिल्कुल एकजुटता है, आपको दिख रही है ना जिस प्रकार से जब उन्होंने सीएम की शपथ ली, जब वो बने,
तो उस वक्त से ही सब लोग साथ हैं, उसमें तो कोई अलग अलग कोई नजर आता नहीं। चलिए अगर ठीक है, ऐसा मैं कुछ मैं होता आ रहा है, हूँ राजीव जब महर्षि उन्होंने जी के शपथ पास ली मैं थी, आ रहा हूँ। जब वो ठीक है बने थे दीप्ति, मैं समझ मुख्यमंत्री, गया। तभी से कुछ चीजें दिखती। चलिए लेकिन आज राजीव वो महर्षि सबको जी, साथ लेकर काम कर रहे हैं। आज वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को, साथ क्या पूरे साथ संगठन लेकर को, सभी को साथ लेकर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, साथ लेकर लोगों को चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें अचानक से देखने को मिलती है तो लोग सवाल उठाएंगे ना दीप्ति। अगर साथ लेकर चल रहे हैं, सब कुछ ऑल इज वेल है, तो हरक सिंह रावत इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? लोगों को मौका क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा? क्यों सीएम धामी को जाकर के मनाने की जरूरत पड़ती है? सुबोध उनियाल जी को मनाने की जरूरत पड़ती है? उमेश शर्मा जी को मनाने की जरूरत पड़ती है? एक नेता के पीछे 4-4, 5-5 लोगों को क्यों भेजा जाता मनाने के लिए? चीजें ऑल इज वेल कह रही हैं आप, ठीक है, लेकिन ऐसा भी उतना भी सही नहीं लग रहा जितना आप कह रही हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ऐसी ही चीजें दिख रही हैं। राजीव महर्षि जी इस वक्त हैं, स्वागत है सर आपका। राजीव जी एक बात बताएं, हरीश रावत के ट्वीट के बाद आला कमान तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। आप लोग भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल तो आपकी पार्टी में नहीं दिख रही। अब बीजेपी भी कुछ इसी तरह से एक्सपोज हो रही है। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे समझूं कि आप लोगों को डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हरीश रावत की ट्वीट के बाद? बीजेपी ने आपको भरपूर मौका दे दिया कहने सुनाने के लिए। कोई भी सवाल पूछेंगे बीजेपी पर आप आ जाएंगे, कांग्रेस की बात अब होगी ही नहीं। हेलो जी जी बोलिए सर। जी ऐसा है, देखिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में एकजुटता हमेशा रही है, कोई इसमें भी संदेह नहीं है। हमारे जो विपक्षी हैं इस प्रकार का जो भ्रम है, हाँ। ये समय समय पर फैलाते रहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन इसकी उलट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर है और बहुत चरम पर जो है वो गुटबाजी चल रही है। और अंदर खाने, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के चलते हम आपकी बात कहने का अधिकार तमाम हमारे बड़े नेताओं को है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी है और नेताओं को भी है। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ यदि कोई बात थी तो माननीय हरीश रावत जी ने कही और उस पर देखिए उस पर डिस्कशन भी हुआ और उसका समाधान भी बहुत जल्दी निकाल लिया गया। और आज पूरी पार्टी एकजुट खड़ी है। वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री हरीश रावत जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में और बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं कहूँगा। बहुत तो जरूरत क्या पड़ेगी राजीव जी? नहीं जरूरत, अगर सब कुछ ऑल इज वेल था तो हरीश रावत जी आखिरकार इतनी मजबूरी में आकर के उन्होंने ट्वीट क्यों किया? अगर सब कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था से चीजें चल रही हैं तो ये तो हम लोग को पता भी नहीं चलना चाहिए था। मीडिया को तो किसी सूरत में बात पता नहीं चलनी चाहिए थी। आप लोग अंदर अंदर इस चीज को टैकल कर लेते। लेकिन हम लोग को पता चला, हम लोग भी खबर चलाएंगे ना और कहेंगे ना कि ऑल इज वेल नहीं है। हरीश रावत जैसे इतने सम्मानित नेता कांग्रेस में, उन्होंने मजबूरी दिखाई और दिखाया कि कांग्रेस पार्टी में देखिए काम करना कितना मुश्किल भरा काम है। और मुझे लगता है उत्तराखंड में हरीश रावत मतलब कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी है उत्तराखंड में। कांग्रेस पार्टी हरीश रावत से नहीं है। देखिए निसंदेह हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे कांग्रेस पार्टी है और माननीय हरीश रावत जी जैसा मैंने कहा उनसे ज्यादा अनुभवी उम्र के लिहाज से भी और लंबा जो उनका कार्यकाल राजनीति में रहा है उसके लिहाज से भी उनसे ज्यादा अनुभवी नेता। आप कांग्रेस पार्टी की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई उनकी बराबरी का नेता जो है इतना अनुभव वाला नहीं है। मेरा एक सवाल है, पहले मेरे को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आपकी बात मैंने सुनी, आप बीच में मत बोलिए। मेरा आपसे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, बिल्कुल बीच में आप बीच में मत बोलिए। पहले आप मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 11 में से 9 इलेक्शन हारने वाले हरीश रावत जी, उनको हम क्या बोलेंगे? बहुत आप इनको मना करिए, बीच में बोलने के इनको मना करिए। दोनों सीट से हारने वाले गलत परंपरा है। आप बीच में बोले, हमने इनकी बात शांतिपूर्ण तरीके से सुनी, शांतिपूर्ण तरीके से मैंने इनकी बात सुनी, इनको मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक मिनट सर, आपको भी रोकना चाहेंगे राजीव जी। मैं देखिए समय थोड़ा निकल रहा है, रविंद्र जी के पास मुझे आना पड़ेगा। रविंद्र जी आपके तो मजे हैं सर, कितना अच्छा देखिए वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस की पोल खुल रही है, बीजेपी भी है ना कुछ एक्सपोज हो ही रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े टैग,
बड़ी बड़ी प्रोफाइल, और देखिए इस तरह की हरकत, मीटिंग से छोड़ के भाग जाना, सीएम को मनाना पड़ रहा है। हरीश रावत जैसे इतने कद्दावर नेता मजबूरी में ट्वीट करना पड़ रहा है। आप लोगों के लिए तो खुला मैदान है। रविंद्र आनंद जी, आप लोग दावा भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार जीतेगी, सरकार बनाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पर व्यू जानना चाहता हूँ कि जब चीज़ें दो पार्टी में इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो जनता को समझ में आएगा ना कि क्या करना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरी शंकर। मेरी बात से खुश हो रहे होंगे आप, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपना तर्क रखिए आप। जी, हम तो ये पहले दिन से ही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं ये नेता एक ही हैं, क्योंकि कोई जितने आज बीजेपी पे जो कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, वो कांग्रेस के ही नेता हैं। और कांग्रेस और बीजेपी में वो ऐसे छलांग लगाते रहते हैं जैसे पड़ोस के घर में कोई छलांग लगाता है। तो इसलिए ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में भी दोनों पार्टियों को सबक सिखाया, अब की बार इन्हें उत्तराखंड में भी सबक मिलने वाला है। जनता ये पूरा देख चुकी है, ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है ये एक्सपोज हो चुका है। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है गौरी शंकर जी, चाहे वो हरीश रावत करें या हरक सिंह रावत करें, दोनों ही प्रेशर पॉलिटिक्स का उपयोग करके अपनी पार्टी को दबाने का और अपनी अहमियत दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे जनता को बहुत गुमराह होता है, कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल जिस प्रकार से बीजेपी ने बना के रखा हुआ है पिछले 4.5 साल में, कि 3 बार अस्थिरता बनाई, 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, अब इनके मंत्री हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, उससे बहुत अस्थिरता होती है। अधिकारी काम नहीं करते हैं, पहले ही अधिकारी जो है वो उत्तराखंड पर भारी है, उत्तराखंड की राजनीति पर भारी है और उस पर ये बार बार मौका देते हैं। इस बार जनता क्षुब्ध है दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने वाली है। हाँ। और आम आदमी के लिए काम हम करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन और जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो जब से आम आदमी पार्टी है तब से ही, जब से आई है तभी से उसकी बात होने लगी है। बिजली की, पानी की, रोजगार की, महिला की, रोजगार की, पलायन की, ये तभी से बातें हुई हैं। उससे पहले तो धर्म की राजनीति करती रही है बीजेपी, धर्म की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। काउंटर कर सकते हैं, डिबेट ओपन है, समय थोड़ा कम है तो मैं किसी के पास आऊंगा नहीं, काउंटर कर सकते हैं अगर रविंद्र आनंद की बात। देखिए रविंद्र जी, आप जो बात कर रहे हैं धर्म की बात, तो धर्म की जो नगरी इसको बनाएंगे, ये स्टेटमेंट तो आपके जो नेता हैं केजरीवाल जी उन्होंने ही दी। उनको क्यों धर्म पे आना पड़ गया घूम फिर के उत्तराखंड में, ये बताइए। हमने अपना मैनिफेस्टो और जहाँ पर आप बात कर रहे हैं जो दिल्ली में जो मदरसा है, मदरसा में जो मौलवी हैं, आपकी नमाज जो मस्जिद के मौलवी हैं, उनको 12,000 रुपए दे रहे हैं। आप बात रखिए राजीव जी, अगर कुछ है तो बात रखिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल दे तो बहुत बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो इन्होंने दिल्ली में किया, जो इन्होंने दिल्ली में किया, लेकिन अब दिल्ली में राजीव जी, दिल्ली में एक मिनट राजीव जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आ चुकी है ना, उत्तराखंड में आ चुकी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए खड़ी है। दिल्ली में देखते हैं जहाँ की सरकार है वहाँ कीजिए पहले, उसके बाद बात कीजिए किसी और प्रदेश की, करके तो दिखाइए। करके आपने दिखाया नहीं, किसी दिल्ली की जनता बहुत खुश जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ते की, आपने किसको दिया? दिल्ली में किसको बेरोजगारी भत्ता दिया आपने? महिलाओं को पैसे की बात करते हैं। चलिए सर, कई सवाल रह गए, मुझे और कई सवाल पूछने थे आप लोगों से, लेकिन फिलहाल आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।